मेष राशि की साढ़े साती अब बस शुरू ही होने वाली है। जैसे ही मार्च के अंत में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आप लोगों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और इस वजह से आप लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस, अलग अलग तरीके के रोड़े या हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगे। जहां भी साढ़े साती की बात होती है वहां ऑब्स्टिकल्स आते ही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साढ़े साती में बहुत फ्लरिश भी करते हैं, बहुत कुछ गेन भी करते हैं। वो लोग कैसे होते हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि मेष राशि की जब साढ़े साती शुरू होगी तो उसका हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। साढ़े साती की बात करें इससे पहले 3 बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, साढ़े साती हमेशा आपकी चंद्र राशि से लगती है, इसीलिए अगर आपका मेष लग्न है तो जबरदस्ती उसमें साढ़े साती लगाने की कोशिश मत कीजिए। साढ़े साती का कॉन्सेप्ट ही इस बात पर डिपेंड करता है कि शनि आपके चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे घर में है। तो जब तक आपका चंद्रमा ही आपके लग्न में नहीं है तब तक आपकी लग्न पे साढ़े साती कैसे लग सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑलराइट। हालांकि मैं जो बातें कहूंगी साढ़े साती के बारे में, उनमें से बहुत सारी बातें आपको अपने जीवन में भी अप्लाई होती हुई दिखेंगी, क्योंकि शनि आपके 12वें घर से गोचर कर रहे होंगे। तो 12वें घर का गोचर और चंद्रमा से 12वें घर में शनि में होना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वेरी वेरी सिमिलर बट ऑब्वियसली नॉट द सेम। ऑलराइट। दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि जस्ट बिकॉज आप लोगों की साढ़े साती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सडनली उठ के अपने हाथ में नीलम धारण कर लें। नीलम एक ऐसा रत्न है जिसको धारण करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, चाहे आप कैप्रिकॉर्न या फिर कुंभ राशि के ही क्यों ना हो। राइट। तो शनि आपकी कुंडली में एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस्ड है और कब कब किन किन समयों पर आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, किस प्रकार से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, पहले आप ये अपने ज्योतिषी से डिस्कस कीजिए और उसके बाद ही नीलम धारण करिए। बल्कि मैं तो कहूंगी कि थोड़ा बचकर ही रहिए नीलम से, तो अच्छा है। खुद अपने आप उठकर कि शनि का प्रॉब्लम हो गया है तो चलिए जाके नीलम ले लेते हैं कहीं से भी और धारण कर लेते हैं, डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ओके। तीसरी चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि साढ़े साती का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगी। कई लोगों के लिए साढ़े साती बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आती है। ये लोग कौन होते हैं और उनकी आदतें कैसी होती हैं वो भी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। राइट। सो साढ़े साती हर्डल्स आएंगे डेफिनेटली, चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन क्या आपकी जिंदगी साढ़े सात के लिए बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बर्बाद और निष्क्रिय होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि हाँ चैलेंजेस आएंगे और किस प्रकार से, कहाँ से आएंगे और उनके प्रति सावधान रहना है। दैट्स इट। इससे ज्यादा डरने की या घबराने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट। चलिए, अगर ये चीजें आपके लिए क्लियर हैं तो आगे का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साढ़े साती एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये मानते हैं कि जब भी शनि हमारे चंद्रमा के आसपास होते हैं तो वो हमारे चंद्रमा के ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस गहरे प्रभाव की वजह से हमने जो भी कर्म किए हुए होते हैं उन कर्मों का ऑडिट हो रहा होता है। आप काम करते हैं, आपको मालूम ही है कंपनीज में हर जगह ऑडिट चलता रहता है समय समय पर। क्या चेक करने के लिए कि हमारा लेखा जोखा, हमारे अकाउंट्स वो कैसे हैं, कहाँ पर खर्चा हुआ और कहाँ पर फिजूल खर्ची हुई, कौन सी चीजें करनी चाहिए थी पर नहीं हुई, कौन सी चीजें ऐसी थी जो नहीं करनी चाहिए थी फिर भी हुई। तो इन सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है वो शनि बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं साढ़े साती के समय पे। अब शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो काफी धीमे चलते हैं, इसीलिए हर राशि में वो लगभग 2.5 साल बिताते हैं। और साढ़े साती का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी चंद्रमा आपकी राशि से 12वें, पहले और दूसरे घर में हो तो साढ़े साती चलती रहती है। यानी 2.5 साल चंद्रमा से 12वें घर में रहेंगे। आपके लिए वो क्या है? मीन राशि, क्योंकि आपका चंद्रमा है मेष में। राइट। तो जैसे ही मीन राशि में प्रवेश किए आपके साढ़े साती शुरू हो गई। नेक्स्ट 2.5 साल वो होंगे जब शनि मेष राशि में यानी कि आपकी ही राशि में रहेंगे। वो साढ़े साती का सबसे चैलेंजिंग पीरियड होता है।
और उसके बाद अगले 2.5 साल यानी जब शनि रहेंगे वृषभ राशि में, तब आपके लिए उतरती हुई साढ़े साती, जिसको नॉर्मली कहा जाता है, वो चल रही होगी। तो 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल आपकी साढ़े साती के होते हैं। मेष राशि के लिए साढ़े साती दूसरी राशियों से थोड़ी सी अलग ही होती है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी राशि में आने के बाद शनि नीच के हो जाते हैं। क्योंकि शनि नीच के हो जाते हैं, इसीलिए दूसरी राशियों के मुकाबले यहां पर आपको रिजल्ट डिफरेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपके लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो देखा जाए तो ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएटिंग भाव वो हैंडल नहीं करते। अगर 8वें घर के स्वामी हो तो ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए रिलेटिवली कम होगा। रिलेटिवली क्यों? क्योंकि 10वें और 11वें घर के स्वामी हैं, इसलिए यहां पर चेंजेस आते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो मेष राशि है वो हमेशा एक नई साइकिल की शुरुआत करती है। यानी कि जब हम भाचक्र की बात करते हैं या अपनी राशियों की बात करते हैं, तो पहली राशि कौन सी होती है? मेष। मीन राशि में जाके सब खत्म हो रहा होता है, फिनिश ऑफ हो रहा होता है, लेकिन मेष राशि में आके चीजें शुरू हो रही होती हैं। तो जब आपकी साढ़े साती लगती है तो आपके जीवन में कंप्लीटली न्यू पैटर्न्स शुरू होते हैं। एंड देन फाइनली आपको ये जानना है कि साढ़े साती लगभग 30 साल में एक ही बार आती है। तो अगर आपको साढ़े साती 10 साल की उम्र में आप उसको महसूस कर रहे थे, तो फिर आप लगभग 40 साल की उम्र में अगली साढ़े साती फेस करेंगे। फिर आप लगभग 70 साल की उम्र में अगली साढ़े साती फेस करेंगे। तो बीच बीच में साढ़े साती आती जाती नहीं रहती है। बहुत सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो भी होगा साढ़े साती में केवल और केवल आपके चंद्रमा के कारण ही होगा, और चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में है तो 29-30 मार्च के आसपास आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए अगली चीज, शनि जब आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे साढ़े साती में, तो आपकी साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। इस पहले चरण में आपको काफी सारे लॉसेस महसूस होंगे, यानी कि काफी सारी चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी। ये कौन सी चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला जो इशू हो सकता है वो आपको आ सकता है अपनी शादी में। शादी में इशू कैसे आएगा? क्या आपके पार्टनर से झगड़े होंगे, दिक्कतें होंगी? अगर पहले से ही चली आ रही हैं, पहले से ही प्रॉब्लम है, पहले से ही आपको रिजेंटमेंट फील होती है अपने पार्टनर से, तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिश्ता ठीक भी चल रहा है, इन दैट केस आपको बस एक डिटैचमेंट महसूस होने लगेगा, एक विरक्ति महसूस होने लगेगी। 100% घर गृहस्थी में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से नफरत करते हो। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको शादी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके बीच का जो प्यार है वो कहीं गायब हो गया, वैनिश हो गया। नॉट रियली। हो क्या रहा है कि मन में विरक्ति की भावना बहुत ज्यादा है, और जब विरक्ति की भावना हमारे अंदर जन्मने लगती है, उपजने लगती है, तो सबसे पहले अक्सर हम लोग हमारा सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप जो है यानी कि शादी, उसको हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, आप एक रिलेशनशिप में है लंबे समय से, तो भी आपके मन के अंदर बस ये विरक्ति आ जाएगी। मन बस उचट सा जाएगा, दिल बस उठ सा जाएगा। कोई रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज खराब भी नहीं हो रही है, बस मन नहीं लग रहा उस रिलेशनशिप में। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बेकार बात में अपनी रिलेशनशिप तोड़ भी सकते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर पहले से ही समस्याएं हैं आपके रिलेशनशिप में, वैसे ही ठीक नहीं है, वैसे ही प्रॉब्लम चली आ रही है, फिर तो शायद रिलेशनशिप टूट भी सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और केवल विरक्ति की वजह से आप दूर जा रहे हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही कुछ सालों बाद आपकी आंखें खुलेंगी तो आप कहेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया, और फिर उन चीजों को वापस ला पाना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए कोई विरक्ति की भावना अगर आपके मन में आए तो उसको भी फिलहाल परमानेंट मत समझिए। लेट इट कम, लेट इट हैपन टू यू। देखिए किस हद तक विरक्ति आप पे आ रही है, और सबसे जरूरी है कि आ क्यों रही है, और उसके बाद ही आप उस पर एक्ट ऑन कीजिए। इमीडिएटली ऐसा मत कीजिए कि ओ मुझे संन्यास लेना है, मुझे बाबा बनना है,
मुझे साधु बनना है, मुझे साध्वी बनना है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के अचानक से उठकर चले गए। ऐसी गलती मत कर देना, इससे आपका कर्म और धर्म दोनों खराब होता है। सो डोंट डू दैट। दूसरी चीज़ जो आप महसूस करेंगे वो ये है कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो धर्म की बातें करते हैं। धर्म यहाँ पर यानी रिलीजन, धर्म की बातें करेंगे, आपको धार्मिक रास्ते पर चलने को कहेंगे, और ये जो धार्मिक रास्ता होगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा और बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। एक ऐसा रास्ता जिस पे आप आसानी से नहीं चल सकते और जहां पर आपके गलतियां करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, और आपको उसके लिए खुद पर बहुत सारी रिस्ट्रेन लगाने पड़ेंगे, अपने आप को बहुत रोक कर चलना पड़ेगा। तो इस तरह के धर्मगुरु या इस तरह के धार्मिक लोग आपके जीवन में बहुत ज्यादा आ सकते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने आपसे कहा, और वो आपके गुरु भी नहीं है, आप बस यू जस्ट वॉच देम देयर वीडियोस। उन्होंने आपसे कहा कि आपको सुबह 4 बजे ही उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 बजे नहीं उठ रहे हो तो आपका जो शरीर है वो ठीक नहीं रहता। और अगर हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर हम क्या कहते हैं प्राणायाम नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं। आपने ये बात सुनी, चाहे आप उन्हें गुरु मानते हो चाहे ना मानते हो, चाहे आपने उन्हें टीवी पे देखा हो या मोबाइल पे देखा हो या जनरली ही उनकी बात आपके कान में पड़ी हो, आप इन बातों से जो धार्मिक लगती हैं नंबर 1, और दूसरी जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं, जो रोक के चलने वाली हैं, इनसे आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाओगे और आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर दोगे। पर क्या किसी आम गृहस्थ के लिए पूरे 1 साल भी सुबह 4 बजे उठ पाना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जिसके बच्चे हैं, जिसकी नौकरी है, जिसको रिश्ते भी निभाने हैं, जिसको शादियों में भी जाना है, जिसको बच्चों की बर्थडे पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करनी है, जिसको काम भी पूरा करना है, वो व्यक्ति 4 बजे रोज सुबह उठ के पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1 साल भी कर ले। कभी ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आ पड़ेगी कि वो इसे फॉलो नहीं कर पाएगा, और जब वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसे लगेगा कि मुझ में ही कोई कमी है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट गुड, भगवान मेरे साथ नाराज हो गए हैं और इसीलिए 7.5 में मुझे तंग कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि आपको इस समय पर जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में ऑलरेडी ही तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत सारी बातें आप बोल नहीं सकते, बहुत सारे काम आप कर नहीं सकते, बहुत सारी जगहों पर आप जा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें आप खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट विद इन योर मीन्स। तो आप इनके ऊपर अगर एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करोगे, खास तौर पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो आध्यात्मिक या धार्मिक ज्यादा लगते हैं, वो भी इस उम्मीद में कि अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, देन आई एम सॉरी बट आपको और ज्यादा बुरा फील होगा। तो कोई भयानक रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। हाँ, ये जरूर कर सकते हो हल्की सी छोटी सी चीज कि सुबह उठना है, जल्दी उठना है। जल्दी आप 6 बजे भी उठो तो जल्दी ही उठ रहे हो आज के ज़माने में, 6:30 बजे उठो, 5:30 बजे उठो, वो भी जल्दी ही उठ रहे हो। तो करना क्या है कि अगर मैं रात को 12 बजे से पहले नहीं सो पाती हूँ तो मैं 4 बजे उठ के अपना शरीर ही खराब करूँगी। इज़न्ट इट राइट? तो आप ऐसे अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। हाँ, जल्दी उठना चाहिए, तो 12 बजे सोती हूँ, लगभग 6 घंटे की नींद मुझे चाहिए, तो मैं सुबह 6 बजे उठा करूँगी। और उसके बाद अगर धीमे धीमे अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव किया जा सकता है कि मैं 12 बजे की बजाय 11:30 बजे सोना शुरू कर दूँ, 11 बजे सोना शुरू कर दूँ, ताकि मैं 5:30 बजे उठ जाऊँ, तो फिर वो ठीक है। तो जो भी करना है, झटके से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, बड़ा और इम्पॉसिबल टू डू रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। ऐसा कोई काम करना है जो धीमे धीमे आप उसको आगे बढ़ा सको। वाई? बिकॉज शनि भी धीमे धीमे काम करते हैं, इज वेरी स्लो। एंड इफ यू आर लाइक, ओह आई वांट टू गेट अप एट 4 AM एवरी सिंगल मॉर्निंग, जाओ उठो महीने भर। उसके बाद देखो योर बॉडी, आपको 2 दिन बड़ा अच्छा महसूस होगा,
आपको हाई रहेगी, आपको यूफोरिया रहेगा कि अरे भाई मैं तो 4 बजे उठता हूँ, जाने मैंने कौन सा तीर मार लिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी गिव अप करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि आप मात्र 4 घंटे सो रहे हो, आपको नींद नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी को रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा है। और 1 महीना आते आते तो कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर कर दोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा आउट ऑफ शेयर किस्मत कि आप वो नहीं कर पाओगे। देन यू विल ब्लेम योरसेल्फ। ये नहीं करना। और क्योंकि आप मेष राशि के हो, इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहले आप खुद को ब्लेम करते हो कि मैंने ही कमी रखी। सो अपनी इन टेंडेंसीज को पहचानो। यू ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ। इसीलिए ऐसी किसी चीज में जबरदस्ती मत पड़ो जहां पे यू एंड अप सेइंग ओ मेरी ही गलती थी, मैंने ही किया, मुझसे दिक्कत हो गई। ये नहीं करना। और ऐसे ही लोगों के बातें सुन के नाउ रिमेंबर, धर्म और अध्यात्म में कुछ भी खराब नहीं है, इट्स गुड। बट जब हम धर्म अध्यात्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी वजह से कई बार हमें हमारे अंदर विरक्ति आने लगती है। हमारा फिर मन नहीं करता संसार में एंगेज होने का। हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या करना है, जीवन क्या है, मरण क्या है, गृहस्थी क्या है, घर क्या है। तो अब जो पहली बात मैंने आपको बोली थी वही होगी ना कि घर गृहस्थी से मन हटेगा, विच इज नॉट करेक्ट। वो आपके कर्म और धर्म दोनों के लिए ही खराब है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए। तीसरी चीज जो आप लोगों के साथ होने वाली है वो ये है कि आप लोगों के फॉरेन ट्रैवल्स ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप लोग अपनी कंपनी की तरफ से कुछ समय के लिए एक्सपैट बन के बाहर जाना चाहते हो तो वो हो सकता है। सो एक्सपैट्स के लिए इट्स अ गुड टाइम। अगर आप लोग कुछ समय बाहर रहना चाहते हो, देश के बाहर रहना चाहते हो, या फिर देश के अंदर ही कोई बहुत बड़ा जंप मारना चाहते हो, जैसे हो सकता है कि आप चेन्नई में रहते हो, आप दिल्ली में आके रहना चाहते हो, या आप दिल्ली में रहते हो और आप बैंगलोर रहना चाहते हो, या आप मान लो मंडी में रहते हो हिमाचल में और वहां से आप शिफ्ट होना चाहते हो टू सोलापुर महाराष्ट्र, हो सकता है। तो इस तरह के जो बड़े जंप्स हैं जहाँ पे आप अपना होम कल्चर, होम कम्युनिटी कंप्लीटली छोड़ के बाहर जाना चाहते हो, ये आप लोगों के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ये काम की वजह से भी पॉसिबल हो सकता है और ये आप लोगों की अपनी इच्छा की वजह से भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ रिमेंबर, चंद्रमा एग्जैक्टली कहाँ है इस पे निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी छलांग लगाओगे और कैसे लगाओगे। तो कुछ लोग देश के अंदर ही लंबा ट्रांसफर ले सकते हैं, कुछ लोग देश के बाहर 1-2 सालों के लिए जा सकते हैं, कुछ लोग परमानेंटली ही बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि चंद्रमा एग्जैक्टली है कहाँ पे। और इसके साथ साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बार बार रिपीटेडली किसी खास स्थान पर जाएंगे और उसे अपना सेकंड होम बना लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार ऋषिकेश आते हैं, 10-10, 15-15 दिन यहाँ पर रहते हैं, फिर जाते हैं। हर 2 महीने में, 3 महीने में या साल में 2 बार उनको आना है तो आना है, उसको वो अपना सेकंड होम समझते हैं। तो इस तरह की चीजें भी मेष राशि वालों के साथ ज्यादा होने वाली हैं, ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इनफैक्ट आप नोट कर रहे होंगे कि आप में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ट्रैवल इन जनरल बढ़ ही गया होगा। सो द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग नाइदर एट होम नॉर एट वर्क बट ट्रैवलिंग समवेयर, गोइंग समवेयर, वो आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी 7.5 आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक। और ये फर्स्ट फेज की बात कर रही हूँ, सेकंड थर्ड फेज तो जब शुरू होंगे तब बात करेंगे। ये अभी फर्स्ट फेज में यानी अगले 2.5 साल 2027-28 तक ये आपके साथ होने वाला है। इसके अलावा आप लोग ये भी नोट करेंगे कि आप लोगों से कई सारे लोग स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ये ऐसी चीज है जो 7.5 में लगभग हर राशि को देखने को मिल ही जाती है। लोग आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे और आपको लगेगा कि लोगों ने अपने असली चेहरे दिखा दिए, अपने असली रंग दिखा दिए। आप में से बहुतों के साथ तो ये होना ऑलरेडी शुरू हो भी चुका होगा। ऐसे में अगर आपके जीवन से कोई जाता है तो आपको उसको जाने देना चाहिए। बट अगेन, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज किसी एक व्यक्ति के साथ बात नहीं बनी, जस्ट बिकॉज किसी एक व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता नहीं चला, रोमांस नहीं चला, या फिर जस्ट बिकॉज किसी एक व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती नहीं चली, तो आप ये मत कहिए कि सारा संसार ही बेकार है, सारे संसार में ही प्रॉब्लम है, हर कोई स्वार्थी है। वेल, अगर हर कोई स्वार्थी है तो फिर आप भी स्वार्थी हो, क्योंकि आप भी हर कोई की डेफिनेशन में काउंट होते हो। तो अगर 2 लोग स्वार्थ की वजह से मिल रहे हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, देन इन दैट केस आपका भी तो स्वार्थ नहीं सधा। दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग बैड, राइट? तो
इसको लेके इतना परेशान नहीं होते। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग काम करते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे दिख गया है कि दुनिया कितना नॉनसेंस से भरी हुई है और मैं इस नॉनसेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट रिमेंबर यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस होल। इसीलिए आपको ये नहीं देखना कि दुनिया नॉनसेंस है, आई डोंट लाइक दिस। आपको ये कहना है दुनिया में बहुत सारी नॉनसेंस भी है, बट मैं मैनेज कैसे करना है वो सीखना चाहता हूँ या सीखना चाहती हूँ। ये वीडियो भी तो इसीलिए बनाया गया है। 7.5 है, अनडाउटेडली प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, अनडाउटेडली कैसे रोक सकते हैं। मुझे भी हो रहे हैं, आपको भी होंगे, किसी और को भी होंगे। वी कांट स्टॉप इट। और ये संसार की रीत है, ये चलती रहेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओ 7.5 हो रही है, व्हाट नॉनसेंस, आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, मुझे तो दुनिया के रंग दिख गए एंड यू विल जस्ट रन अवे। नो, आपको इस वीडियो के थ्रू ये सीखना है कि करना क्या क्या है और कहाँ कहाँ पर अपने आप को ट्रिगर होने से बचाना है। सिंपल इज दैट। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू कोप विद द वर्ल्ड, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड। इसीलिए आए हैं हम यहाँ पे। अब आपकी जब 7.5 शुरू होगी, उसके साथ साथ ही आप लोग नोट करेंगे कि आपके खर्चे अंधाधुंध बढ़ेंगे। सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज लाइक क्रेजी। और आप लोगों के लिए अपने खर्चों को रोकना कई मामलों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ के मामले में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने और अपने परिवार वालों के, खास तौर पे अगर आपके बच्चे हैं तो इन दैट केस हेल्थ के मामले में आपके काफ़ी खर्चे हो सकते हैं। इसीलिए पहले से ही थोड़ा पैसा अपने लिए निकाल कर रखिए और उस पैसे को टच नहीं करना। बेस्ट चीज़ जो इस समय पर आप अपने लिए कर सकते हो वो ये है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाकर चलिए और इस इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके होने चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सुखी रहोगे। अगर नहीं कर पाओगे, अगर ये 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं है, इन दैट केस आपको बड़ी भारी मुसीबत हो सकती है। इसलिए ऐसा होने नहीं देना है। मुसीबत आएगी बट प्रिपेयर रहना है उस चीज़ के लिए। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मेष राशि के साथ विद देयर 7.5 इज दैट देयर आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंजेस। आप अपने बारे में जो भी सोचते हो, आप अपने बारे में आपने अपनी जो भी इमेज बना रखी है, वो इमेज शैटर होनी शुरू हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो मेष राशि वाले झेल लेते हैं, लेकिन ये चीज़ उनसे झेली नहीं जाती। बिकॉज मेष राशि के लिए सेल्फ और आइडेंटिटी ये बहुत मैटर करते हैं। तो जैसे ही 7.5 शुरू होती है, वैसे ही हमारी आइडेंटिटी पर शनि धीमे धीमे करके हैमर मारना शुरू कर देते हैं। छोटा सा हथौड़ा, वो आपको ऐसे टिक 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 आपके कांच के सरफेस पर लगता रहता है और आप सोचते हो कि यार सीरियसली मैं तो हमेशा से ऐसा ही था या ऐसी ही थी, मुझे दूसरे तरीके से बिहेव क्यों करना पड़ रहा है, मुझे दूसरे तरीके से क्यों अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ रहा है, या फिर मेरे अंदर ये दूसरे प्रकार की टेंडेंसीज कहाँ से आ रही हैं। दरअसल बात ये हो रही है कि शनि आपसे कह रहे हैं कि नाउ इज अ टाइम फॉर एन आइडेंटिटी शिफ्ट। आप खुद में देखिए ना कि आपके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। आप खुद में देखिए कि कौन कौन सी चीज़ों के प्रति आप नेचुरली इंक्लाइन हो रहे हो। एग्जाम्पल दूं, हो सकता है कि आपको लगता हो दैट आई एम अ पार्टी एनिमल और आपने पूरी ज़िंदगी पार्टी एनिमल की तरह ही जी है, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा से बहुत अच्छा था, यू कुड बूज ऑल नाइट लॉन्ग, यू कैन डांस ऑल नाइट लॉन्ग, और उसके बाद भी सुबह सुबह आप ऑफिस जा सकते थे। पर अब आपसे नहीं हो रहा है, अब आपको पार्टी में जाने का मन ही नहीं करता। अब आप सोचते हो कि यार कब मैं घर पहुंचूं और कब मैं घर जाके सो जाऊं। तो जब 7.5 शुरू होगी तो ये आइडेंटिटी शिफ्ट, बिकॉज आपके दिमाग में क्या आइडेंटिटी थी, दैट आई एम अ पार्टी एनिमल, वो शिफ्ट हो रही है ना, दैट आई एम अ होम बॉडी, अब मुझे घर में अच्छा लगता है। तो इट्स अ बिट पेनफुल फॉर यू टू एक्सपीरियंस कि मैंने तो कहा था कि मैं कुछ और हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर उससे एकदम उल्टा जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, बचपन में आप हमेशा हर चीज़ में एक्सेल करते आए, हर चीज़ में टॉप करते आए, हर चीज़ में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, आपके ऊपर कोई नहीं, यू आर द बॉस, यू आर द बेस्ट एट एवरीथिंग। बट अब आपकी उम्र 23-24 साल है, अपने ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया, एंड सडनली एवरीबडी स्मार्टर देन यू, एवरीबडी नोज मोर देन यू, एवरीबडी इज बेटर देन यू एट एवरीथिंग। हर कोई आपसे अच्छा है, तो अब आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आपके दिमाग में जो इमेज थी दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट, आई एम द मोस्ट इन डिमांड पर्सन, वो तो शैटर हो गई, वो खत्म हो गई।
अब उसको आपको बदलना पड़ेगा, है ना। ठीक वैसे ही आपको हमेशा से लगता था कि इस घर में तो मेरी ही चलती है, इस घर की क्वीन भी मैं हूं, है ना। अब आपके घर में क्या कहते हैं, बेटी है, वो पहले कुछ नहीं बोलती थी, अब वो बोलने लगी है, अब वो चीज़ें अपने हिसाब से बदलने लगी है, अब वो अपने हिसाब से जीने लगी है। तो आपकी वो जो आइडेंटिटी थी क्वीन बी वाली कि अरे अभी क्या करूं, अभी कैसे मैनेज करूं, वो शैटर हो रही है नहीं। तो ये शैटरिंग ऑफ आइडेंटिटी अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के लिए काम करेगी। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन है और ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और मून की पोजीशन क्या है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। बट हाँ, आइडेंटिटी शैटर होगी, ये तो 100% है। आप जो व्यक्ति बन के साढ़े साथी में एंटर कर रहे हो, वो व्यक्ति बन के आप साढ़े साथी से एग्जिट नहीं करोगे। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, अ चेंज्ड पर्सन, एंड यू विल बी अ बेटर पर्सन, बिकॉज नाउ यू नो कि आपको अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में एडजस्ट कैसे करना है। अभी तक क्या हो रहा था, मैं ये हूं। अब आपको क्या कहना पड़ेगा कि मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रही हूं या इसलिए कर रहा हूं, मैंने अपने आप को ऐसे एडजस्ट किया है। और एडजस्ट वर्ड से आपको बड़ी चिढ़ है बिकॉज आप एडजस्ट नहीं करना चाहते, बट शनि आपको इस समय काफी एडजस्ट कराएंगे, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ठीक है। हमें यह भी देखना है कि जब साढ़े साथी शुरू हो रही है तो कौन सी राशि से शुरू हो रही है। जाहिर सी बात है आपके लिए मीन राशि से शुरू होगी, और इसीलिए गुरु की पोजीशन देखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु इस समय पर जब आपकी साढ़े साथी शुरू होगी, टॉरस यानी कि वृषभ राशि में होंगे, और अगले 2.5 साल में जब आपका पहला चरण चल रहा होगा तो गुरु एक स्पेशल पोजीशन में होंगे जिसे कहते हैं अतिचारी। अतिचारी वो गति होती है जहां पर गुरु बहुत ज्यादा तेजी से चलते हैं। यानी सामान्य रूप से जो गुरु हैं तो क्या करेंगे, वो एक लगभग 11 महीने कुछ दिनों में, लगभग 12 महीने समझ लीजिए, तो वो एक साइन में 1 साल तक रहते हैं लगभग। लेकिन इस समय पर वो एक राशि में एक साइन में कुछ ही महीने रहेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसे अतिचारी कहते हैं, यानी कि उनकी जो गति है वो बहुत तेज हो गई है, सुपर फास्ट। इस वजह से ये आपकी जिंदगी की पहली साढ़े साथी हो, दूसरी हो, तीसरी हो, और हो सकता है चौथी भी हो, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। वजह यह है कि गुरु अतिचारी हैं, गुरु एक्स्ट्रा तेजी से चल रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको जो जो रिजल्ट बताए हैं वो भी एक्स्ट्रा तेजी से आएंगे। बहुत ज्यादा उनमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, और जब ये उतार चढ़ाव होंगे इसका मतलब ये है कि जो साढ़े साथी का पहला फेज है और दूसरा भी इनफैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी टर्बुलेंट फॉर यू। बहुत टॉपसी टर्वी होगा, चीजें एकदम से ऊपर, फिर एकदम से नीचे, फिर एकदम से आगे, फिर एकदम से पीछे, इस तरह का आपके साथ होने वाला है। डरने वाली बात नहीं है, डोंट बी स्कैर्ड, इट्स जस्ट दैट चीजें तेजी से होंगी, बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी। सो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऐसा आपके साथ होगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, और बहुत जल्दी जल्दी होंगी। तो इसलिए आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा कि सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है। मैं ये देखूं मैं कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा एस्थेटिक क्या है, इसको भूल जाओ, उसको किनारे रखो। अभी फिलहाल सरवाइव करने के लिए, अभी फिलहाल अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाए रखने के लिए और दुनिया के साथ कदम ताल करने के लिए आपको क्या करना है, आप वो देखो और बाकी चीजों को साइड में रखो। राइट। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साढ़े साथी का पहला फेज अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, अपने रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार रहिए प्लीज। अगर आप रिलेशनशिप के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, उसको केवल प्यार नहीं एक जिम्मेदारी भी समझेंगे जो आपने अपने ऊपर ली है, तो फिर आपको ये फेज काटने में आसानी हो जाएगी। तो आप रिलेशनशिप में हैं चाहे शादीशुदा हैं, बी केयरफुल एंड रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों के दिल से ये रिस्पेक्ट ही चली जाएगी। यू विल बी लाइक ओह राइट, आई हैव टू बिकम अ सन्यासी, डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। इसी वजह से अगर आप लोगों के एक्स्ट्रा कहीं पर अफेयर्स हैं, या आप एक्स्ट्रा कुछ फ्लर्टेशंस कर रहे हो, या आप अपने जीवन में किसी एक्स्ट्रा को ला रहे हो,
आप 2 लोगों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा, कोई चौथा, कोई पांचवा भी अगर घुसेड़ना चाहते हो, प्लीज स्टॉप दैट। ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से टूटेगा और उसका जो कार्मिक इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। सो डोंट डू दैट। अगर इसीलिए आपके जीवन में कोई भी दूसरा या दूसरी है, उसको निकाल कर साइड कीजिए और आपका जो रिलेशनशिप है जिसमें आप हैं इस समय पे, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर हस्बैंड, योर वाइफ, उसके प्रति ईमानदार रहिए। अगर ईमानदार नहीं रह सकते हैं, आप में वो ईमानदारी है ही नहीं, तो बेहतर है कि अपनी और सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए उस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए, बट डू नॉट डिसरिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। मेरा पहला सजेशन यही है कि तोड़ने से बेहतर है कि आप जो एक्स्ट्रा लोग हैं अपने रिलेशनशिप में उनको बाहर निकालिए। और ये एक्स्ट्रा लोग हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते। ये एक्स्ट्रा लोग हमारे शुभ चिंतक भी होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें बताते हैं कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, जो हमें बताते हैं कि भाई बीवी को कैसे साध के रखना है या पति को कैसे काबू में रखना है, इस तरह की चीज़ें। और जो कंटिन्यूअसली हमारे और हमारा जो पार्टनर है उनके बीच में आते रहते हैं, हमें और उन्हें सिखाते पढ़ाते रहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लोग कहीं से भी किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। पहली चीज़, आप इन एक्स्ट्रा लोगों को दूर कीजिए और उसके बाद अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना सीखिए। ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी अ लॉट बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? सो फोकस देयर। सेकेंड थिंग, इफ यू हैव किड्स, अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए इस समय पर, क्योंकि जो भी मेष राशि के लोग हैं, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर किड्स। बच्चों पे, उनकी सेहत पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे, खास तौर पे उनकी सेहत पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना है। कहीं भी ऐसी सिचुएशन ना बने कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या आपके ध्यान ना देने की वजह से आपके बच्चों की सेहत में कोई प्रॉब्लम हुई। दिस शुड नॉट हैपन। इनफैक्ट अगर आपके पेट्स भी हैं तो भी आप सावधान रहिए। तो ये मत कहिए कि ओ आई डोंट हैव किड्स बट आई हैव अ डॉग, राइट? टेक केयर ऑफ द डॉग। आपने जिम्मेदारी ली है ना, पेट पेरेंट बोलते हो ना खुद को, सो टेक केयर ऑफ द डॉग इज वेल। और वो तो वैसे भी नहीं बोल पाते, तो उनकी समस्या समझना इज नॉट दैट इजी, राइट? तो आप उनका भी ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ देम। नंबर 3, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पर आप अपना काम करते हैं, वहां पर से बिल्कुल भी अपना ध्यान भटकने मत देना, क्योंकि जैसे ही आपका अपने वर्क प्लेस पर से ध्यान भटकेगा, 1 नंबर तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अपॉर्चुनिटी आप लोगों की मिस हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि वर्क प्लेस में आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे को आ जाओ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो इसीलिए हर वक्त अवेयर और अलर्ट रहना है। और अगर किसी भी कारणवश आपकी बदनामी हो रही है, कोई आपके बारे में कुछ अफवाहें फैला रहा है या कुछ हुआ, उसको लेकर भी अवेयरनेस रखनी है। तो ऐसा ना हो कि आपके पीछे पीछे जाने कारवां चला आ रहा है आपके रूमर्स का और आपको होश ही नहीं है कि क्या हुआ, और एक दिन आपको आपका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जाता है एंड यू आर लाइक व्हाट द हेल हैपेंड। सो अवेयरनेस पूरी रखनी है। व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट यू, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इमेज कैसी बन रही है आपकी। डोंट बी पैरानॉइड बट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड टू गो टू द HR। गो टू दी HR, टॉक टू देम, गो टू योर बॉस एंड टॉक टू देम ऑलवेज। ये बिल्कुल मत करना कि भैया ओह ऑल राइट, लोग तो कहते रहते हैं, कहने दो। नहीं, इस समय आपको नुकसान हो सकता है, नहीं कहने देना का किसी को कुछ भी, ठीक है? देन जैसा आपसे कहा, इमरजेंसी अपना फंड आप लोग बना के चलिए। आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनमें कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस आप लोग बचा के अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। अगर ऑलरेडी आपके पास इतना फंड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतना फंड नहीं है तो फिर आप गोल बना लीजिए ना कि मुझे इतना पैसा बचा के चलना है। 25,000 रुपये महीना अगर आप कमाते हो तो इन दैट केस आपको उसका 6 गुना चाहिए, विच इज अराउंड 1.25 लाख रुपया। तो आप अपना गोल बना लीजिए कि भाई मुझे 1.5 लाख रुपया, तो आप अपना गोल बना लीजिए कि मुझे 1.5 लाख रुपया बचा के रखना है अपने पास। तो वो गोल आप बनाइए और जैसे ही 1.5 लाख रुपए सेव होता है, आप शांत हो सकते हैं कि हाँ भाई नाउ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड आई नो इट्स नॉट ईजी,
बट आपको कोशिश यही करनी है कि मैं अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 6 गुना कम से कम अपने पास बचा के रखूं। ये आपको पूरी साढ़े साथी में, खासतौर पे जो फर्स्ट फेज है साढ़े साथी का 2.5 साल का, उसमें आपको मदद करेगा। और ये वो पैसा है जो आप छेड़ोगे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू टच दिस मनी। इमरजेंसीज में आपके काम आएगा। फाइनली आपको एक बात समझनी है कि धार्मिकता और धर्मांधता में फर्क होता है। जस्ट बिकॉज आप आजकल बहुत लेक्चर सुन रहे हो, बहुत बातें सुन रहे हो, बहुत किताबें पढ़ रहे हो और आपका मन कर रहा है अध्यात्म की तरफ जाने का, इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपको सब कुछ छोड़ के उसमें एकदम से कूद जाना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, अपने धर्म को निभाते रहिए। और वो जो धार्मिकता है ना, वो भी एक पौधे की तरह होती है और पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है। तो वो जो चीज़ है उसको धीमे धीमे अपने अंदर ग्रो करने दीजिए, धीमे धीमे उसे अपने अंदर बढ़ने दीजिए। तो उससे क्या होता है, ग्रोथ अच्छी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी तो आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता वो स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेंगी, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगी, रोकेंगी नहीं आपको। लेकिन अगर आप ट्रेंडी है इसीलिए फॉलो कर रहे हो, रील्स देखकर आपको धार्मिकता बढ़ रही है, या सडनली आपके दिमाग में कोई चीज़ आ गई और आपको उसको लेकर आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, ये बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप जल्दबाजी में वो काम कर रहे हो जो जल्दबाजी में हो ही नहीं सकता है ना। सो टेक इट वेरी स्लो एंड वेरी वेरी ईजी। इस समय पर आप लोगों के लिए एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके सपने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। आपको बहुत ज़्यादा यूल बी लाइक ओ आई वॉन्ट टू, मुझे ये सपना आया, वो आया और अब मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, शायद भगवान मुझे यही कहना चाहता है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो होता रहेगा। नोट डाउन करते रहना। और भाग्यश्री लिविंग पे मैं सारे सपनों के मीनिंग्स भी बताती हूँ, तो अपना मीनिंग आपको वहाँ दिख जाएगा। नहीं दिखता तो मुझे बताना, मैं आपको सपनों के मीनिंग्स वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ओके, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। एंड एज आई सेड वंस अगेन, डरना नहीं, घबराना नहीं, केवल चैलेंजेस है, चैलेंजेस से पार पाया जा सकता है। और जो लोग चैलेंजेस से पार पाते हैं, शनि उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवॉर्ड करते हैं। तो मैं तो यही प्रे करूंगी कि आपको भी अच्छे से रिवॉर्ड मिले और आप लोग जो भी बातें हैं ये समझें और इनके प्रति माइंडफुल रहें। जैसे ही आपको लगे कि आप इनमें से किसी बात के पीछे पड़ रहे हो या उस गड्ढे में गिरने वाले हो, अपने आप को रोक लेना एंड देन देखिए शनि का ऑडिट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑडिटर आएंगे, साइन मारेंगे और बिना किसी कमेंट के चुपचाप से चले जाएंगे। और यही हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन है, राइट। सो मेक दैट हैपन, गुड लक। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता हो कि मुझसे नहीं संभल रही चीज़, समझ में नहीं आ रहा है, स्पेसिफिकली मेरे लिए क्या चैलेंजेस आएंगे, अगर आप ये जानना चाहते हो, मेरी 7:30 रीडिंग है नीचे, मैंने पिन कमेंट में डाला हुआ है, कम टॉक टू मी, आराम से बैठ के डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करती हूँ, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। ऑलराइट, ओके देन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।